हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा अनुनाद द्वारा सहसंयोजक बंध की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड बाय द रेजोनेंस, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जब किसी अणु की आकृति को किसी एक संरचना द्वारा किसी अणु की संरचना को जब किसी एक संरचना द्वारा सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती तो उसके लिए एक से अधिक संरचनाओं का सहारा लिया जाता है, जिनको हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। इन अनुनादी संरचनाओं को, या हम ये कहें कि ये अनुनादी संरचनाएं एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होती रहती हैं और अनुनाद को हम सदैव दो नोक वाले तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी अणु या आयन की वास्तविक संरचना इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन उसकी वास्तविक संरचना में इन सभी अनुनादी संरचनाओं का योगदान होता है। इनके योगदान से बनी जो या इन अनुनादी संरचनाओं के योगदान से बनी जो एक संरचना होती है उसे हम अनुनादी संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, और जिसे हम एक सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अनुनाद से ये जो अनुनाद की जो अवधारणा थी वो पोलिगनी थी, और अनुनाद से अणु का स्थायीकरण हो जाता है और वह निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि किसी अणु में जितना अधिक अनुनाद होगा वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। किसी भी अणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर वाली अनुनादी संरचना वह उसकी वास्तविक संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद संकर या अनुनाद ऊर्जा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी अणु का अनुनादी संकर किसी भी अनुनादी संरचना से कम अनुनादी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा से अधिक स्थायी होगा। या हम ये कहें कि किसी अणु के लिए कम ऊर्जा अंतर अथवा लगभग समान ऊर्जा वाली जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होगी वह अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा और उसके लिए अनुनाद ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। तो किसी भी अणु के लिए अनुनादी संरचनाएं होती हैं जो एक से अधिक प्रकार की हो सकती हैं। उनको लिखने के लिए हमें कुछ निश्चित नियमों की पालना करनी होती है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अनुनाद के नियमों की, जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब हम किसी अणु की संरचना की व्याख्या अनुनाद द्वारा करते हैं। तो उसमें जो पहला जो नियम है वह यह है कि प्रत्येक सहयोगी संरचना में परमाणुओं की आपेक्षिक व्यवस्था समान होनी चाहिए और उनके बंध कोण व बंध लंबाई के मान प्रेक्षित मानों से अधिक भिन्न नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक सहयोगी संरचना में परमाणुओं की आपेक्षिक व्यवस्था समान होनी चाहिए, कि जो प्रत्येक सहयोगी संरचना है उसमें जो परमाणु जो जुड़े हुए हैं जिस क्रम में, उसी क्रम में जुड़े हुए होने चाहिए। उनकी आपेक्षिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और इसके साथ जो उनके बंध कोण, बंध लंबाई आदि के मान हैं वो भी अधिक भिन्न नहीं होने चाहिए। दूसरा जो नियम है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है इस अनुनादी संरचनाओं को लिखते वक्त, वह यह है कि प्रत्येक सहयोजी संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। या हम यूँ कहें, देयर विल बी नो चेंज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि जो हम अनुनादी संरचनाएं लिखते हैं जो एक से अधिक प्रकार की हो सकती हैं, उन सभी संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होनी चाहिए। क्योंकि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान नहीं होगी तो उन सभी संरचनाओं के लिए चुंबकीय गुण अलग अलग होंगे, जिससे सारी अवधारणा ही बदल जाएगी। तीसरा जो इसका नियम है वो यह है कि सभी सहयोगी संरचनाओं की ऊर्जा लगभग बराबर होनी चाहिए, यानी उच्च ऊर्जा स्तर वाली संरचनाएं अनुनाद में अधिक योगदान नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन की छठी जो अनुनादी संरचना है उसका अनुनाद में कोई योगदान नहीं होता। इसकी जो छठी अनुनादी संरचना है वो उसकी आयनिक संरचना है, जिसमें दो द्विबंध होते हैं और इसके दो विपरीत
जो कोनों पे हैं वो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसमें उसका कोई योगदान नहीं होता है। या हम ये कहें कि अनादि संरचनाओं में ऊर्जा में इनकी ऊर्जा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, इनकी ऊर्जा लगभग बराबर होनी चाहिए। चौथा जो नियम है वो यह है कि जिस संरचना में निकटतम परमाणुओं पर समान आवेश हो वह भी अनुनाद में कोई योगदान नहीं देती है। इसका उदाहरण है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक अम्ल HN3। इस HN3 की ऊपर देखिए, इसमें दो या तीन अनुनादी संरचनाएं हैं, जिसमें दो के ऊपर तो निकटवर्ती नाइट्रोजन परमाणुओं पर विपरीत आवेशित है, यानी एक नाइट्रोजन पर धन आवेश है तो दूसरे आवेश नाइट्रोजन परमाणु पर ऋण आवेश है। इसी प्रकार दूसरी संरचना में भी एक नाइट्रोजन परमाणु पर ऋण आवेश है तो दूसरे पे धन आवेश है। लेकिन जो इसकी तीसरी संरचना है उसमें जो दो निकटवर्ती नाइट्रोजन परमाणु हैं उन पे धन आवेश आएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन परमाणु 4 बंध बना रहे हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम 3 बंध ही बना पाता है, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक उनमें से 3 तो इलेक्ट्रॉन 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और एक है जो इसका लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जब ये इस लोन पेयर को डोनेट करता है बॉन्डिंग के लिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी जब नाइट्रोजन 4 बंध बनाता है तो उसके पास उस नाइट्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसकी जो थर्ड संरचना होती है हाइड्रोजोइक एसिड की, उसमें दो जो एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम्स हैं उन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से यह स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल, बहुत ही ज़्यादा अस्थायी हो जाती है, क्योंकि निकटवर्ती अणु परमाणु पर विपरीत चार्ज होता है तो उसमें आकर्षण होता है, जिससे उस सिस्टम को स्थायित्व तो मिलता है और उसकी जो एनर्जी कम होती है। लेकिन यदि एडजेसेंट एटम्स पर या निकटवर्ती जो एटम्स हैं उनके ऊपर सेम चार्ज होता है तो उसकी वजह से उनके बीच में रिपल्शन होता है और उस रिपल्शन की वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। और हम यह जानते हैं कि जिस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है वह सिस्टम अस्थायी होता है। तो ये नियम क्या कहता है, स्ट्रक्चर हैविंग अपोजिट चार्ज एट एडजेसेंट एटम्स आर more stable and the structures having the same charge at the adjacent atoms are highly unstable। अगला जो नियम है वह है कि वे संरचनाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्व पर ऋणावेश हो और ऋण विद्युतीय तत्व पर धनावेश हो अनुनाद में कोई योगदान नहीं देती हैं। या हम इसको ये कहें कि जब हम किसी अणु की अनुनादी संरचनाएं लिख रहे हों तो उसमें से जिस तत्व का नेचर ऋणात्मक है उसके ऊपर ऋणावेश होना चाहिए और जिस तत्व का नेचर धनात्मक है उसके ऊपर धनावेश होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल है HF की स्ट्रक्चर्स। तो HF के स्ट्रक्चर में जो एक अनुनादी संरचना इसकी हो सकती है उसमें H-F+ होता है, तो इस संरचना का इसमें कोई योगदान नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर होती है, तो इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इस अनुनादी संरचना H-F+ में दोनों ही एटम्स पर यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन पर इनकी नेचर के अपोजिट चार्ज है, इस वजह से इस संरचना का इनकी अनुनाद में कोई योगदान नहीं हो सकता है। यानी स्ट्रक्चर हैविंग सेम टाइप एटॉमिक चार्ज at adjacent atom are less stable and electronegative atom should bear positive charge while electronegative atom should bear negative charge in stable structures। तो ये था इसका 5वां नियम। और छठा नियम क्या कहता है कि किसी संरचना में सहसंयोजक बंधों की जितनी अधिक संख्या होगी वह अनुनाद में उतना ही अधिक योगदान करेगी। यानी स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कंट्रीब्यूट मोर इन रेजोनेंस।
इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं BF3। BF3 के लिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें बोरोन है सेंट्रल एटम के रूप में और 3 इससे फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, जिसमें 2 फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और तीसरा फ्लोरीन है वो बोरोन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से इस फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके लिए ये संरचना भी उपयोगी है। यद्यपि इनमें फ्लोरीन के एक ऋण विद्युतीय तत्व पर धनावेश उपस्थित है, इस संरचना में आवेश से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बोरोन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता समाप्त हो जाती है। बोरोन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी समाप्त हो जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यूनता समाप्त हो जाती है। तो इसलिए इस संरचना का इसके स्ट्रक्चर में योगदान होता है। तो जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इन रूल्स का ध्यान रखेंगे, इन नियमों का हम पालन करेंगे। तो ये थे रेजोनेंस के नियम। आप और अधिक वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए।